हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, संस्कृत की चैप्टर वाइज क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और यूपी टेट, सुपर टेट व अन्य सभी एग्जाम में जो कि आपके संस्कृत के स्पेशल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको लगातार आप सभी के बीच में लेकर आते हैं। तो दोस्तों, उसी सीरीज में आज हम लोग संस्कृत के इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि हमारा है रचनाएं, और उससे संबंधित जो क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके अंतर्गत क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसका एक सेट लेकर आए हैं। आप लोग एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। एक एक क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, समझिए और याद करते रहिए। इन चैप्टर वाइज क्लासेस की पूरी एक अलग से प्लेलिस्ट बनाए दे रहे हैं ताकि आप लोगों को इन क्वेश्चंस को, इन क्लासेस को देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके पहले हमने बहुत सी अन्य चैप्टर वाइज क्लासेस भी दी हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। उन क्लासेस को भी जरूर देखते रहिए और अपनी सटीक तैयारी करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम व इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, सुबंधु का गद्य काव्य क्या है? इनमें से आपको बताना है। सुबंधु जो संस्कृत के एक बहुत बड़े रचनाकार हुए, उनका गद्य काव्य इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों, आपके सामने सभी ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से आपको पता होगा, कादंबरी हो गई और हर्षचरितम हो गई। ये रचना किसकी? रचनाएं बाणभट्ट की प्रमुख रचनाओं में से आती हैं। यहाँ आपकी और कौन सी रचना बची? तो बासवदत्त जो रचना बची है, बासवदत्ता, ये रचना सुबंधु के द्वारा रचित रचना है। यानी कि हम लोग बी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल करेक्ट टिक कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बाणभट्ट का आख्यायिक ग्रंथ कौन सा है? आख्यायिक ग्रंथ यानी कि जिसमें गद्य के पद्य के रूप में आपको आख्या के माध्यम से समझाया गया हो, वो आपका आख्यायिक ग्रंथ कहलाता है। और बाणभट्ट के आपको सामने दो ग्रंथ दिख रहे होंगे, कादंबरी और हर्षचरितम, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहां पर आख्यायिक ग्रंथ की। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है हर्षचरितम। बी नंबर ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। समझ लीजिएगा, आंसर करते रहिएगा ताकि आप लोगों को भी एक एक क्वेश्चन साथ में ही तैयार होता रहे। तो बी नंबर ऑप्शन पर हम लोग टिक कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। तो यहां पर थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया कि धनपाल की कौन सी रचना है? इनमें से आपको बताना, धनपाल जो कि संस्कृत के रचनाकार हुए हैं, उनकी इनमें से कौन सी रचना आपके सामने दी गई है? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं और इसमें आपका जो सबसे सही ऑप्शन है वो आपका बी नंबर ऑप्शन तिलक मंजरी सही हो जाएगा। ये आपकी धनपाल के द्वारा रचित रचना है और सी बी नंबर ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, कालिदास के गीत काव्य और खंड काव्य कौन से हैं? इसके पहले दोस्तों आपको बता दें, खंड काव्य इन्होंने दो लिखे हैं, उन्हीं में से एक आपका गीत काव्य हो गया, एक खंड काव्य हो गया, और इसके अलावा इनके महाकाव्य अलग हैं, नाटक अलग हैं। तो यहां पर हम लोग गीत काव्य और खंड काव्य की बात कर रहे हैं, तो आपका ए और बी ये दोनों ही इसके अंतर्गत आ जाते हैं और हम लोग सी नंबर ऑप्शन को टिक कर देते हैं। कहीं कहीं आपको दोनों किस्में मिलेंगे, खंड काव्य के अंतर्गत ही देखने को मिलते हैं और इनकी संख्या इसीलिए कितनी बताई जाती है? दो बता दी जाती है। नहीं तो अगर अलग अलग याद करते हैं तो एक आपका खंड काव्य आ जाता है, एक आपका गीत काव्य आ जाता है, और यहां पर हम लोग सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट टिक कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन पर दिया गया है आपके सामने, भर्तहरि की रचनाएं हैं। भर्तहरि की रचनाएं इनमें से कौन सी हैं? हो सकता है आपने दो रचनाएं ना देखी हो, लेकिन एक रचना आपको बहुत ही अच्छे से याद होगी, नीति शतकम। नीति शतकम किसकी रचना है? भर्तहरि की रचना है, बहुत ही प्रसिद्ध रचना। इसी प्रकार से श्रृंगार शतकम और वैराग्य शतकम भी इनकी प्रमुख रचना है। और यहां पर आपका डी नंबर ऑप्शन, उपरोक्त सभी आपको दिख रहा है, वही वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखिएगा, कई बार ऑप्शन में आपको उपरोक्त सभी दिया रहता है लेकिन वो आपका ऑप्शन सही नहीं होता है। तो इस बात को भी ध्यान में रखते हुए आप लोगों को क्वेश्चंस को तैयार करना है। कभी भी अंधा चुकी उपरोक्त सभी पर टिक नहीं कर देना। अगर आपको ऑप्शंस नहीं मालूम है, अगर आपको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम है, तब तो आपके सामने एक परिस्थिति बन जाती है कि आप लोग उसी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। लेकिन यहां पर हमारा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। और 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, गाथा सप्तशती के लेखक कौन है? गाथा सप्तशती के लेखक की बात करें तो कई लोगों ने यहां पर ऐसा कोई नाम आपको नहीं दिख रहा जो याद किया हो। कई लोग
शालिवाहन नाम याद रखते हैं। शालिवाहन का ही दूसरा नाम हाल था, यानी कि यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन याद कर लेंगे। काफ़ी लोग सोच रहे होंगे जो आप लोगों ने साइकोलॉजी में CH हाल का नाम सुना वो है, लेकिन वो बिल्कुल गलत है। ये हाल शालिवाहन हुए हैं, उनका ही नाम है और वो ही आपके गाथा सप्तशती के रचनाकार हैं। संस्कृत हमारे देश में व पूरे विश्व में बहुत ही प्राचीन समय में, जब कोई भी भाषा नहीं थी, संस्कृत की रचनाएं तब से की जा रही है और ये आपकी 12वीं सदी के आसपास की रचना है और ये आपका गाथा सप्तशती के रूप में जानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन पर दिया गया वरदराज आचार्य की रचनाएं कौन सी हैं। आपने आचार्य वरदराज का नाम जरूर सुना होगा और इनकी रचनाएं भी सुनी होंगी। एक इनकी प्रमुख रचना जो है वो है लघु सिद्धांत कौमुदी, इसके अलावा मध्य सिद्धांत कौमुदी और सार सिद्धांत कौमुदी। ये तीनों ही रचनाएं किसकी हैं? वरदराज की रचनाएं। लेकिन इससे जुड़ी एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको यहां पर बतानी वो ये है कि अगर आपसे सिर्फ पूछ दिया जाए सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है और जहां से इन्होंने ये तीन अपने ग्रंथों की रचना की है, वो आपका ग्रंथ है सिद्धांत कौमुदी और वो इनके गुरु थे भट्टोजी दीक्षित। भट्टोजी दीक्षित नाम याद कर लीजिएगा, उनकी ये रचना है और उनके ही ये शिष्य हैं वरदराज। उन्होंने ये 3 रचनाएं की हैं। भट्टोजी दीक्षित की रचना का नाम है सिद्धांत कौमुदी और वरदराज की रचना के नाम आपके सामने दिए गए हैं। उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन बनता है कि भट्टोजी दीक्षित के शिष्य ने कौन सी रचना इनमें से की है, तो आपको याद रखना है ये तीनों ही रचनाएं इनके शिष्य की हैं। शिष्य का नाम क्या है? वरदराज शिष्य का नाम है। दोनों चीजें आपको अच्छे से तैयार हो गई होंगी। 8 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो कथा मुक्तावली की लेखिका कौन है? कथा मुक्तावली की लेखिका की हम लोग बात कर रहे हैं और ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। यहां पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो हम लोग करेक्ट ऑप्शन पंडित क्षमा राव को करेंगे। सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कथा मुक्तावली पंडित क्षमा राव की रचना है। चलिए बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर और क्वेश्चन दिया गया अमरु शतकम, इस गीत काव्य के लेखक कौन है? अमरु शतकम। तो सीधे सीधे नाम से ही आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा किससे रिलेटेड है। तो यहां पर आपका अमरुक नाम जो दिया गया है, इनकी रचना का नाम है अमरु शतकम। तो बी नंबर ऑप्शन हम लोग बिल्कुल टिक कर देंगे, बिल्कुल अच्छे से समझ लेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने भी इस क्वेश्चन को तैयार कर लिया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये हमने आपको मैथ पेडागोजी में भी बताया था कि लीलावती रचना जो है ये बीज गणित की रचना है। ये किसके द्वारा लिखित रचना है? इसके लेखक कौन है? तो दोस्तों आपको फिर से बता दें, गणित की कब से बहुत ही प्राचीन समय में भारत में पढ़ाया जा रहा है और ये संस्कृत की रचना है, लीलावती नाम है और बीज गणित की रचना है ये आपके भास्कराचार्य जी की रचना है। डी नंबर ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लीलावती इनकी पुत्री का नाम था। इसके आधार पर, उन्हीं के नाम के आधार पर इन्होंने बीज गणित पर आधारित अपनी ये पुस्तक लिखी, नाम रखा लीलावती और ये आपकी डी नंबर ऑप्शन भास्कराचार्य जी के द्वारा रचित प्रमुख रचना है, इंपॉर्टेंट रचना है। मैथ में भी आ सकती है आपके, इसके अलावा संस्कृत में भी पूछी जा सकती है, तो जरूर समझ लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर दिया गया महाकवि भास का नाटक नहीं है। इनमें से कौन सा नाटक है जो महाकवि भास के द्वारा रचित नहीं है? आपके सामने ऑप्शंस दिए गए, दूत वाक्यम, स्वप्नवास वदत्तम, प्रतिमा नाटकम या फिर मृक्ष कटिकम। तो दोस्तों यहां पर आपको बता दें 3 नाटक जो हैं, दूत वाक्यम, स्वप्नवास वदत्तम और प्रतिमा नाटकम, ये तीनों भास जी के नाटक हैं, लेकिन मृक्ष कटिकम रचना जो है वो इनकी रचना के अंतर्गत नहीं है, वो इनके नाटक के अंतर्गत नहीं आता। ये यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके अलावा इसमें आपको बता दें मृक्ष कटिकम के रचनाकार की जब बात होती है तो शूद्रक रचनाकार है। कौन है? शूद्रक इसके रचनाकार हैं। शूद्रक के द्वारा रचित रचना है मृक्ष कटिकम नाटक है और बाकी तीनों आपके महाकवि भास के नाटक हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका इसी से संबंधित है। महाकवि कालिदास कृत नाटक नहीं है। इनमें से कौन सा नाटक है जो कि महाकवि कालिदास जी के द्वारा रचित नहीं है? तो यहां भी ऑप्शंस आपके सामने दिए गए, मृक्ष कटिकम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम। तो आपको पता होगा कालिदास जी की रचनाएं लगभग सभी लोगों को पता है, बहुत ही ईजी रचनाएं और हर बार एग्जाम में जरूर पूछी जाने वाली हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम हो गई, मालविकाग्निमित्रम हो गई, विक्रमोर्वशीयम हो गई। तीनों रचनाएं किसकी हैं? ये तीनों कालिदास जी की रचनाएं हैं। लेकिन
आपको ऊपर भी बताया मृक्ष कटिकम किसकी रचना है, ये शूद्रक की रचना है। फिर आपका यहाँ पर क्या आंसर सही हो जाएगा, शूद्रक, यानी कि इनके द्वारा रचित नाटक नहीं है। तो आपका ए नंबर ऑप्शन पर हम लोग टिक कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, भवभूति ने प्रकृति वर्णन में आश्रय लिया है। आपने रीतियां पढ़ी होंगी। रीति का मतलब होता है कि कौन सा कवि किस आधार पर लिखता है, कैसी रीति में अपनी रचनाओं को रचित करता है। तो यहाँ पर भवभूति महाकवि जो भवभूति हुए हैं, इनकी रचनाएं जो हैं उनमें किस प्रकार की रीति से वर्णन किया गया है। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो वैदर्भी रीति हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वैदर्भी रीति से संबंधित प्रकृति वर्णन इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। तो बी नंबर ऑप्शन हम लोग टिक कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है और यहां पर आपका सही ऑप्शन क्या हो जाए, पहले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, प्रतिमा नाटकम रचना है। प्रतिमा नाटकम अभी ऊपर आपको बताई थी, फिर से आ गया क्वेश्चन, प्रतिमा नाटकम किसकी रचना है। तो महाकवि भास के जो नाटक आपको बताए ऊपर अभी, उसी में से आपको क्या मिल गया था, भास का नाटक था। और महाकवि भास के नाटक का क्या नाम है, प्रतिमा नाटकम। आप लोग ऐसे भी क्वेश्चन को रिलेट कर सकते हैं एक दूसरे से और आसानी से उस क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं। निश्चित तौर पर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे ही बनेंगे। आप लोग बस देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं, डर जाते हैं। नहीं तो संस्कृत में 20+ मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है। आसानी से यदि आप सभी क्लासेस को अच्छे से देखते रहते हैं, समझते रहते हैं, तो 20+ मार्क्स आपको सीधे सीधे वीडियो के क्वेश्चन से ही देखने को मिल जाएंगे। अलग से कुछ आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए, क्लासेस को देखते रहिए जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार कौन है, किसने रचना की है। तो यह भी आपका वरदराज चार के द्वारा रचित रचना अभी आपको ऊपर बताया था। इनकी तीनों रचनाएं हमने आपको बताई थी। लघु सिद्धांत कौमुदी बहुत बार पूछी गई है। सिद्धांत कौमुदी भट्टोजी दीक्षित की है, उनके शिष्य की रचना है लघु सिद्धांत कौमुदी। और वरदराज की ये रचना है। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। यहां पर दिया गया है, रामायण में श्लोक संख्या कितनी है। रामायण का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इसमें आपको बताया गया है कि कितने श्लोक हैं। जो हमने आपको पूरी एक सार वीडियो दी थी जिसमें आपको पूरा सिलेबस कवर कराया गया था, उसमें हमने आपको बहुत ही अच्छे से बताया था कि रामायण में श्लोकों की कुल संख्या कितनी है। तो ये आपका आंसर ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। 24,000 है। कितनी है, 24,000 होती है। और यहां पर आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। रामायण में चूंकि 24,000 श्लोक हैं, इस वजह से। तो दोस्तों 17वें क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ चुके हैं और आप लोग देख सकते हैं, चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता किसको कहते हैं। चतुर्विंशति सहस्त्री, सबसे पहले आपको एक गिनती के रूप में अलग अलग तोड़ लेना है। आपको गिनती बहुत अच्छे से बताई थी। इस बार 3 क्वेश्चन आपके गिनती से संबंधित आए थे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और गिनती चाहे जितनी भी टफ आ जाए, आपका 1-2 अंक आसानी से पूरे आ सकते हैं। चतुर्विंशति को पहले अलग कर लीजिए। चतुर यानी कि 4, विंशत यानी कि 20, यानी कि कितना हो गया, 24 हो गया। सहस्त्री का मतलब कितना होता है, 1000 होता है। यानी कि चतुर्विंशत सहस्त्री क्या कहेंगे, 24,000। अभी ऊपर हमने आपको क्या बताया था, 24,000 श्लोक किसमें होते हैं, आपके रामायण में होते हैं। चूंकि रामायण में 24,000 श्लोक होते हैं, इस वजह से हम क्या नाम देते हैं, चतुर्विंशति सहस्त्री इसको नाम दे देते हैं। और बी नंबर ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना। आपको बताना महाभारत में कुल कितने श्लोक होते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग आपको अगली क्लास में बताएंगे। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। यहां पर आपके सामने दिया गया है कि रामायण में प्रमुख रस कौन सा है। अगर हम लोग सभी सर्गों की बात कर लें, पूरे रामायण के अलग अलग कांड की बात कर ले, तो आपको पता लगेगा, आपको समझ में आएगा कि इसका प्रमुख रस जो है वो कौन सा रस है। और वो आपका करुण रस आ जाएगा। बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। करुण रस कब होता है, जब किसी कह सकते हैं हम लोग दुख की बात की जाए, बिछड़ने की बात की जाए, तो मुख्य रूप से इसी पर आधारित आपका रामायण ग्रंथ है। और आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन का याद करते रहिए, समझते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। इसका आपका बी नंबर ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्लोक तोमागतः किसके लिए कहा गया है। श्लोक तोमागतः
तो ये आपका मुख्य रूप से किसके लिए कहा गया है, आपके जो रामायण के रचनाकार हैं इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, क्या है, वाल्मीकि जी हैं, इनके लिए कहा गया है। श्लोक तो मांगता, डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 19 क्वेश्चन आपके बिल्कुल क्लियर हो गए। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। हमारी सभी क्लासेस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। अंतिम क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि वाल्मीकि रामायण में कितने सर्ग हैं। वाल्मीकि रामायण क्यों कहा गया, कि वाल्मीकि जी के द्वारा रचित रामायण है और इसमें कुल कितने सर्ग हैं ये आप लोगों को बताना है। 20 नंबर क्वेश्चन है और इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 500 सर्ग हैं। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वाल्मीकि रामायण में 500 सर्ग हैं, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी 20 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारी सभी क्लासेस को देखते रहिएगा। यूपी टेट सुपर टेट की बिल्कुल सटीक 100% तैयारी आपको कराई जा रही है। ऐसी ही तैयारी के लिए लगातार हमसे जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।